हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ फ्लाइट के सेकंड पार्ट के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो एयरक्राफ्ट होता है जब वो स्टडी एंड लेवल फ्लाइट यानी बिल्कुल जब वो सीधा होता है यानी ना ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है और कांस्टेंट स्पीड से उड़ रहा है। कांस्टेंट स्पीड से उड़ने का मतलब होता है कि हर घंटे वो एकदम कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। जैसे कि अगर पहले घंटे में वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है तो दूसरे घंटे और तीसरे घंटे में भी सेम स्पीड से जा रहा है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, यानी जिसमें स्पीड जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, यानी हर घंटे या हर मिनट स्पीड नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी तरह की जो फ्लाइटें होती हैं उनको ही हम इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में इस तरह की फ्लाइट्स के जो लिफ्ट और वेट का रिलेशन होता है, यानी लिफ्ट बढ़ाने से क्या होगा, लिफ्ट घटाने से क्या होगा, वेट का क्या इंपैक्ट होता है एयरक्राफ्ट जब उड़ रहा होता है। फिर हमने उसमें ये भी एक चीज डिस्कस की थी, जो एयरक्राफ्ट होता है उस पर लिफ्ट तभी जनरेट हो सकता है जब वो चल रही हो, यानी उसका कुछ वेलोसिटी हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिफ्ट के फॉर्मूले में भी अगर आपने देखा होगा तो वेलोसिटी जो है वो मल्टीप्लीकेशन में होती है, यानी कि इनटू में होता है। यानी ना तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है ना कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, यानी कि एंगल ऑफ अटैक भी जीरो नहीं हो सकता। यानी इन दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए तभी एयरक्राफ्ट पर लिफ्ट जनरेट होगा। अब इस वीडियो में जो हमारा बेसिक क्वेश्चन होगा वो यही होगा कि आखिर एयरक्राफ्ट में वेलोसिटी का क्या इंपैक्ट होता है, वो वेलोसिटी कहां से जनरेट होती है। ठीक है, तो आपने एयरक्राफ्ट को जरूर देखा होगा। ठीक है, इस तरह का अगर हम एयरक्राफ्ट का एक एग्जांपल लें तो इसमें आप देखते हैं दो इंजन लगे होते हैं। किसी जो छोटे एयरक्राफ्ट होंगे उसमें एक इंजन लगा होगा, जो बहुत बड़े एयरक्राफ्ट होंगे जैसे बोइंग 747 या एयरबस 380 वो ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें 4 इंजन लगते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका एयरक्राफ्ट को कितने पावर की जरूरत है। ठीक है, आपके एयरक्राफ्ट को कितने थ्रस्ट की जरूरत है, उस हिसाब से वो इंजन लगाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला है कि एयरक्राफ्ट पर लिफ्ट यानी उसके विंग्स पर लिफ्ट तब तक जनरेट नहीं होगा जब तक इसकी कुछ वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, अब ये बहुत आपको अगर फॉर्मूले वाइज लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल बनाता हूं। देखो, जब एयरक्राफ्ट आगे चलता है ना तो हवा जो है न्यू एयर जब कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है तो नई एयर जो है वो आपके विंग्स पर टकराती है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्चुअल थिंग है ना वो ये है कि लिफ्ट तभी जनरेट होगा जब नया एयर कंटिन्यू आपके दोनों विंग्स पर टकराए। ठीक है, और ये कब होगा? जब एयरक्राफ्ट चल रहा होगा। अगर एयरक्राफ्ट खड़ा हो गया तो नया एयर इस पर नहीं टकराएगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों विंग्स जो हैं यानी ये दो नहीं होते, एक ही विंग होता है, तो एयरक्राफ्ट का जो विंग है वो लिफ्ट जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जनरेट करने के लिए हम ये लगाते हैं, इंजन लगाते हैं। तो इंजन कई प्रकार का होता है। आपने टर्बो प्रॉप इंजन सुना होगा, आपने टर्बो फैन इंजन सुना होगा, आपने टर्बो जेट इंजन सुना होगा। तो जिस भी प्रकार का इंजन लगा हो आपके एयरक्राफ्ट में उसका मतलब नहीं है, उनका काम यानी उनका प्रिंसिपल जो है बिल्कुल सेम होता है। उनका प्रिंसिपल क्या होता है, ये जो आपके इंजन्स होते हैं ये सामने से यानी जो एटमॉस्फेयर में इसके आगे प्रेजेंट एयर होते हैं ना, उन एयर को बहुत जोर से बहुत ज्यादा एयर को अपने अंदर सक करता है। ठीक है, और सक करने के बाद पीछे से इसमें बहुत सारे कंबशन इन्वॉल्व होते हैं, कंप्रेशन इन्वॉल्व होता है, टर्बाइंस इन्वॉल्व होती है, वो सब आप भूल जाइए, वो हम मॉड्यूल 14-15 में देखेंगे जब हम इंजन पढ़ेंगे। ठीक है, बस इसका प्रिंसिपल बेसिक ये है कि किसी भी प्रकार का इंजन हो वो हवा को सक करेगा और सक करने के बाद उसको पीछे जोर से छोड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, हमने भी इस पूरे सीरीज में भी न्यूटन के थर्ड लॉ को पढ़ा है। तो उसमें क्या बोलता है न्यूटन का थर्ड लॉ कि कोई भी फोर्स इफ देयर इज एनी फोर्स द इंपैक्टेड बॉडी, जो भी इंपैक्ट बॉडी है उस पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगता है। ठीक है, एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो किसी भी प्रकार का फोर्स हो, अब जब आपका इंजन आगे से हवा को सक किया और पीछे जोर से छोड़ा तो इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होना चाहिए। अभी इंजन किससे जुड़ा हुआ है? विंग से, और विंग किससे जुड़ा हुआ है? एयरक्राफ्ट से। यानी कि जब ये पीछे जोर से हवा छोड़ेगा तो ये एयरक्राफ्ट जो है पहला इक्वल, जितना जोर से पीछे छोड़ेगा उतना जोर से कहां जाएगा? आगे जाएगा। पहला इक्वल है यानी जितना जोर से गया उतना जोर से जाएगा, और जाएगा किधर? तो आगे, क्योंकि आपका एयर जो पीछे जा रहा है तो एयरक्राफ्ट इधर जाएगा, आगे जाएगा, यानी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो जब ये पीछे की तरफ निकला और एयरक्राफ्ट आगे की तरफ बढ़ा तो एयरक्राफ्ट में क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। अब ऑब्वियसली आपके विंग का कुछ ना कुछ एंगल ऑफ अटैक भी होगा, तो ये क्या होता है? इसमें लिफ्ट जनरेट होने लग जाता है। अब देखो, आपने देखा होगा ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आपका एयरक्राफ्ट आगे चला तुरंत उड़ गया। वो देखते हैं पहले खूब देर तक दौड़ता है जमीन पे, रनवे पे, उसके बाद वो ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो वो तब तक जमीन पर दौड़ता है जब तक आपका एयरक्राफ्ट पे जो लगने वाले ड्रैग्स हैं, ठीक है, तो थ्रस्ट तो आपने जान लिया। अब ड्रैग क्या है? देखो, जैसे ही एयरक्राफ्ट आगे की तरफ बढ़ा, हवा जो है ऐसा थोड़ी सिर्फ विंग पर आएगा, आपके यहाँ नोज पर आएगा, फ्यूजलाज पे आएगा, टायर, इंजन, हर जगह पर आएगा। राइट, हर जगह पर एयर आएगा। तो एयर जब वो टकराता है तो हमने क्या पढ़ा था, एयर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से आपके एयरक्राफ्ट पर एयर टकराता है उसकी वजह से ड्रैग क्रिएट होता है। यानी आप खुद भी अगर दौड़ के देखो, आप बहुत जोर से आगे दौड़ोगे तो हवा आपको पीछे की तरफ ऐसे ढकेलती है। ठीक है, इसी तरह से जब एयरक्राफ्ट भी तेजी से आगे बढ़ता है तो हवा भी इसको पीछे की तरफ ढकेलती है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्रैग कहते हैं। ड्रैग हमने बहुत विस्तार में पढ़ा है, कम से कम उसके 4-5 वीडियो बनाए हैं अलग अलग प्रकार के ड्रैग से, तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं।
अब जब हवा इसको पीछे की तरफ ढकेलेगा तो इसको और ज्यादा पावर की जरूरत होगी, ठीक है। और आपके इसी टाइम पर, यानी जब ये आपका एयरक्राफ्ट रनवे पे दौड़ रहा है, तो एक थ्रस्ट, यानी जो आपका थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जो आपकी वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उससे पहला काम क्या हो रहा है कि आपके थ्रस्ट को, सॉरी, वेट, ड्रैग को ओवरकम किया जा रहा है। और दूसरा काम क्या हो रहा है, विंग्स पर जब वो एयर टकरा रही है तो लिफ्ट भी क्रिएट कर रही है। यानी एयरक्राफ्ट जमीन पर तब तक दौड़ता है जब तक उसको प्रॉपर लिफ्ट जनरेट होकर नहीं मिलने लग जाता, और दूसरी चीज, जब तक वो अपने पूरे ड्रैग को ओवरकम नहीं कर लेता तब तक वो दौड़ता है, और उसके बाद वहां से उड़ जाता है, ठीक है। तो हर एक एयरक्राफ्ट की अलग अलग वेलोसिटी होती है जिस पर ये सारा काम हो जाता है, ये पायलट को पता होता है। और उसी टाइम पर वो क्या करता है, पुल अप, यानी कि जो आपका एलिवेटर होता है उसको ऊपर करके उड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी कि आपका एयरक्राफ्ट किसी भी फेज में हो, हमेशा वो थ्रस्ट उसको चाहिए चाहिए ताकि लिफ्ट जनरेट हो सके। और दूसरी चीज क्या हो सके, आपका जो एयरक्राफ्ट पर ओवरऑल ड्रैग है, चाहे वो इंड्यूस ड्रैग हो, चाहे वो प्रोफाइल, पैरासाइट, इंटरफेरेंस, कोई भी ड्रैग हो, उनको ओवरकम किया जा सके, ठीक है। तो ये हो गया आपके थ्रस्ट और ड्रैग का रिलेशनशिप। यानी कि अगर आपको एक लेवल फ्लाइट मेंटेन करनी है, यानी एक फ्लाइट जो ऊपर नीचे नहीं हो रही है, जो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, यानी हर घंटे उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, एक्सेलरेट नहीं हो रही है, अनएक्सेलरेटेड फ्लाइट है, तो ऐसे के लिए क्या जरूरी है कि आपका जो ऊपर का लिफ्ट है वो वेट के बराबर हो, और जो आपका आगे का थ्रस्ट है, यानी जो आगे फॉरवर्ड स्पीड है, वो आपके ड्रैग के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो जाए तो आपका एयरक्राफ्ट जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा, ना वो ऊपर जाएगा, ना वो नीचे आएगा, ना वो दाएं बाएं कहीं नहीं मुड़ेगा, ठीक है। जब तक प्रोवाइडेड कि आप उस पर कोई गस्ट ना लग जाए या कोई मतलब इंटरफेरिंग पावर ना लगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आज के वीडियो में ये सारी बात। अब अगर आप अगला वीडियो देखेंगे तो उसमें हम इनसे अगले पार्ट की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।